की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक महान अल्केमी मास्टर जिसका नाम बाई हुआंग था, वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए एक एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और कहा जाता है कि एक एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर ट्रू गॉड की पावर होती है, और जो कोई भी एल्फ निर्वाणा पिल की पावर को इनहेरिट कर लेता है वो आगे चलकर एक ट्रू गॉड भी बन सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी पावरफुल पिल को नहीं बना पाया। लेकिन बाई हुआंग जिसका अल्केमी टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग था, इवन उसे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर सुप्रीम अल्केमी मास्टर भी कहा जाता था, उसने आज ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करके रहेगा। इसलिए वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उसके ड्रैगन फर्नेस के अंदर वो एल्फ निर्वाणा पिल रिफाइन होने लगती है। लेकिन इस सब में वहाँ पे बाई हुआंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसका वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे हार नहीं मान रहा था, वो अभी भी उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। पर तभी अचानक ही वहाँ पे एक लड़की आकर उसे रोकती हुई कहती है, बाई हुआंग और कितनी तकलीफ खुद को दोगे, अपनी जिद छोड़ दो, तुम कभी भी एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो लड़की जिसका नाम रू किंग था, वो वहाँ पे धीरे धीरे बाई हुआंग की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो थोड़ा गुस्से से उससे कहता है, रू किंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे रू किंग एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा भोले मत बनो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ। रू किंग की ये बात सुनकर बाई हुआंग हैरान होते हुए कहता है, रू किंग ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। जिसपे रू किंग एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे बाद सिर्फ मैं ही एक ऐसी लोटी पर्सन हूँ जो कि ट्रू मैजिकल एग्जिस्ट को रिफाइन कर सकती है, और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की नंबर 1 अल्केमिस्ट बन जाऊंगी। रू किंग की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारा बाई हुआंग अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, और वो सैड होते हुए रू किंग से कहता है, रू किंग तुम जानती हो कि मैं ये निर्वाणा पिल किसके लिए रिफाइन कर रहा था, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इसे बाद में तुम्हें देने वाला था, और मैं तुम्हें ये निर्वाणा पिल देकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। बाई हुआंग की ये बात सुनकर रू किंग अपनी ब्लू फ्लेम को समन करते हुए उससे कहती है, अब अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ। रू किंग के पास उस डिवाइन फ्लेम को देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये डिवाइन फ्लेम कहाँ से आई। जिसपे रू किंग कोल्ड टोन में उससे कहती है कि तुम इतना सब कुछ जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो अब वैसे भी थोड़ी देर में मरने ही वाले हो। और ये कहकर वो अपनी डिवाइन फ्लेम को रिलीज करते हुए बाई हुआंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, और देखते ही देखते रू किंग के इस अटैक ने एक फायर फिनिक्स का रूप ले लिया था, जिससे बाई हुआंग बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो फायर फिनिक्स एक के बाद एक लगातार पीछे से बाई हुआंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे बचना अब धीरे धीरे बाई हुआंग के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और ये सब देखते हुए बाई हुआंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा कोई दूसरा मुझे नहीं मार सकता, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा ही है तो मैं खुद अपने हाथों से खुद को खत्म करूंगा। और ये कहकर बाई हुआंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए सीधा अपने ड्रैगन फर्नेस के अंदर चला गया था, और उस ड्रैगन फर्नेस के अंदर बाई हुआंग ने अपना सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सारी पावर्स को उसी एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर भेज दिया था। और बाई हुआंग की पावर्स की वजह से वो एल्फ निर्वाणा पिल भी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन हो गई थी, और ऐसा होते ही वहाँ पे उस निर्वाणा पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी एंशिएंट जगह ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और इसी के साथ रू किंग का बाई हुआंग को अपने हाथों से मारने का सपना भी टूट गया था। उसके बाद हमें कई 100 सालों बाद एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज काफी सारे डिसेबल्स अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे खड़े कैल्डर उनसे कह रहा था कि मार्शल आर्ट कल्टिवेटर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, अगर तुम लोग एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हो उसके लिए तुम सभी को बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए तुम सभी को अपने माइंड, स्ट्रेंथ, करेज और विजडम को भी कल्टीवेट करना होगा। वहीं उन डिसेबल्स के बीच में खड़ी हुई दो लड़कियों का ध्यान तो उस एल्डर की बातों पे बिल्कुल भी नहीं था, वो दोनों बस अपने सामने खड़े हुए लड़के को निहारते हुए खुश हो रही थी। और ये लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो सू बाईटियान ही था, जो उस एल्डर की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के बाद ही मैं एक वॉरियर बन पाऊंगा। और तभी वो एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, ओके अब मैं एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ, और वो कल्टिवेटर जो सिर्फ अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएंगे उन्हें लियू हिन मेंशन पैलेस का डिसेबल बनाया जाएगा, और ऐसे डिसेबल से पूरी लेवल तक ही जा पाएंगे। और हमारा हीरो बाईटियान भी एक वॉरियर ही बनना चाहता था। वहीं वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और वो कल्टिवेटर्स जिनकी मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर मिडिल स्टेज पे होगी उन्हें डायरेक्ट सुजाकू एकेडमी का डिसेबल बनाया जाएगा, और वो कल्टिवेटर जिसकी मार्शल आर्ट अवेकनिंग पावर अपने पीक पे होगी उसे मेरे लियू हिन मेंशन की तरफ से ये वर्ड स्पिरिट पिल रिवार्ड के तौर पर दी जाएगी। उस वर्ड स्पिरिट पिल को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये वर्ड स्पिरिट पिल किसी भी कल्टिवेटर के कल्टिवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी। और इसी पिल को पाने के लिए अब उन सभी डिसेबल्स के अंदर एक नया जोश आ गया था। और तभी वहाँ पे कल एक डिसेबल खुश होते हुए कहता है कि अगर मेरी मार्शल आर्ट अवेकनिंग की पावर अपने पीक पे हुई तो न सिर्फ मुझे सुजाकू एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा, बल्कि उसी के साथ साथ मुझे ये वर्ड स्पिरिट पिल भी मिलेगी, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टिवेशन स्पीड को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये रिवार्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं बाईटियान जो उस डिसेबल की ये सारी बातें सुन रहा था, वो सोचते हुए अपने मन
मन में कहता है कि शायद हो सकता है ये वॉइड स्पिरिट पिल मेरे फादर को भी 5 स्टार मार्शल आर्ट्स मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करे। और अभी बाइटियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आकर बाइटियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, बाइटियान तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम उस वॉइड स्पिरिट पिल को हासिल करने के काबिल नहीं हो। जिस पे बाइटियान उस लड़की जिसका नाम शेनरू था वो उससे कहता है, शेनरू मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में ना सोचकर अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही घटिया बातें सोचती रही तो तुम्हारा ये दिमाग और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। बाइटियान की ये बात सुनकर शेनरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो बाइटियान से कुछ कह पाती उससे पहले उसके साथ वाला लड़का उसे से बाइटियान से कहता है, बाइटियान मुझे लगता है सीनियर ब्रदर हनफेंग ने तुम्हें जो सबक सिखाया था तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर हनफेंग को कहकर तुम्हें एक बार और मजा चखाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मेरी मू फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम तब भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो या नहीं। उस लड़के जिसका नाम मोहन था उसकी ये बात सुनकर बाइटियान को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर वो उसे कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे खड़ी हुई दो लड़कियां जो कि बाइटियान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो दोनों मोहन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती हैं, मोहन बाइटियान की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। आखिर तुम लोग बार बार बाइटियान को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो? और अगर तुम लोग इतनी ज्यादा बहादुर हो तो तुम जब बाइटियान ठीक था तो तब उससे पंगा क्यों नहीं लेते थे? और सीनियर बाइटियान तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने आज तक कभी भी तुम लोगों से सामने से आकर पंगा नहीं लिया, फिर भी तुम लोग न जाने क्यों सीनियर बाइटियान के पीछे पड़े हुए हो। और ये कहकर वो दोनों लड़कियां बाइटियान से कहती हैं, सीनियर बाइटियान आप इन्हें इग्नोर करें क्योंकि ये लोग आपके टैलेंट और आपकी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ही बार बार आपको देखकर भूखते रहते हैं। वहीं जब शेनरू उन दोनों लड़कियों को इस तरह से बाइटियान की साइड लेते हुए देखती है तो उसे भी अपना पास याद आने लगता है जब वो भी एक टाइम पे बाइटियान के पीछे पूरा पागल हुआ करती थी। और एक दिन वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर बाइटियान को प्रपोज करने के लिए जाती है, लेकिन बाइटियान को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाइटियान ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और ये सब देखकर वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों ने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उसके दिल में बाइटियान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो बाइटियान से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए वो बाइटियान को परेशान करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढती रहती है। और ये सब याद करके शेनरू एक बार फिर से बाइटियान को भड़काती हुई कहती है, बाइटियान अब क्या तुमने लड़कियों के पीछे छुपना शुरू कर दिया है? जिसपे बाइटियान भी शेनरू का मजाक उड़ाने के लिए मोहन से कहता है, मोहन मैं नहीं जानता कि तुम्हें शेनरू के जैसी लड़की के साथ प्यार कैसे हो गया, या तो तुम्हें इसकी ये घटिया बातें पसंद आई होंगी या फिर तुम्हें ऐसी बेवकूफ लड़की ही पसंद होंगी। अपनी बेइज्जती सुनकर शेनरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाइटियान को कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे खड़ा एल्डर घोसिस उन सभी को डांटते हुए कहता है, ये तुम सभी आपस में क्या बातें कर रहे हो? जिसपे बाइटियान उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर हम लोग आपस में कोई बहस नहीं कर रहे, हम लोग तो बस आपस में कम्पीट करने की बात कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा। मैंने इन्हें कहा भी है कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँगा, लेकिन इन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। बाइटियन की ये बात सुनकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है और वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कुछ दिन पहले तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उस हादसे में तुम्हारी कुछ मेरिडियंस भी डैमेज हो गई थी। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डैमेज मेरिडियंस के साथ मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस एल्डर की ये बात सुनकर मोहन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन बाइटियन उस एल्डर से कहता है, शुक्रिया एल्डर मुझे ये सब बताने के लिए, पर मेरी डैमेज मेरिडियंस अब ऑलमोस्ट हील हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले मैं ही मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आना चाहता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर उससे कहता है कि अगर वाकई तुम्हारी मेरिडियंस रिकवर हो चुकी हैं तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो ओके ठीक है, सबसे पहले तुम ही आ जाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ी हुई वही लड़कियां बाइटियन को चेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर बाइटियन आप परेशान ना हो, आपका जो मर्जी रिजल्ट आए हम लोग हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगी। और उन लड़कियों की ये बात सुनकर शेनरू को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उस अकेडमी के बैक वाले माउंटेन्स के ऊपर एक लड़की अपनी गार्ड लड़की के साथ वहाँ पे आती है, और ये लड़की असल में बाइटियन की मंगेतर थी। और वहाँ पे उन लड़कियों को इस तरह से बाइटियन की साइड लेते हुए देखकर वो गार्ड लड़की अपनी मिस से कहती है, मिस मुझे लगता है आपका फैंसी लड़कियों में काफी ज्यादा मशहूर है। जिसपे वो लड़की कोल्ड टून में अपनी गार्ड से कहती है कि वो क्या है और क्या नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे उसके साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। वहीं बाइटियन अब धीरे धीरे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मोहन अपने मन में कहता है, लड़के भले ही तुम अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके एक वॉरियर ही क्यों न बन जाओ, उसके बावजूद भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि मेरी मो फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है, और मेरी मो फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करके लैनहू सिटी की नंबर 1 अल्केमिस्ट फैमिली बन जाएगी। बस एक बार मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लूं, उसके बाद देखना मैं सब कुछ कैसे बदलता हूँ। वहीं बाइटियन भी अब एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे खड़ा वो एल्डर बाइटियन को मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग के सारे रूल्स बताता है, और सारे रूल्स को सुनने के बाद बाइटियन वहाँ पे बैठ गया था अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। और वहाँ बैठकर बाइटियन सबसे पहले अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करके अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर बाइटियन की बॉडी के अंदर जाती है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और जैसे जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर उसकी वेन्स के अंदर सर्कुलेट कर रही थी तो वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स आते जा रहे थे। इवन यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो
यहाँ पे हार नहीं मानता। वो अपने फायर एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स पावर को अवेकन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइटियन की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे खड़े एल्डर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी यकीन हो गया था कि बाइटियन इस बार भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाएगा। और मोहन तो यहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर एक कचरा तो कचरा ही होता है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं बाइटियन का पेन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बाइटियन भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा था। वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी वेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा। और बाइटियन के ऐसा कहते ही अचानक उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ ब्लू एनर्जी फैलने लगती है, जो देखकर बाइटियन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो उस ब्लू एनर्जी को देखते हुए खुद से ही कहता है कहीं मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने में फेल तो नहीं हो गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो ब्लू एनर्जी रियल में उसके एंसेस्टर बाई हुआंग की एनर्जी थी और बाइटियन अपने एंसेस्टर बाई हुआंग का सक्सेसर बनकर पैदा हुआ था। उसके हार्ट में शुरू से ही एंसेस्टर बाई हुआंग की पावर्स थी, जिन्हें वो बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी अवेकन नहीं कर पाया था। लेकिन आज वो अनजाने में इस पेन को बर्दाश्त करते करते उन पावर्स को अनलॉक कर लेता है। और जैसे ही वो पावर्स अनलॉक होती है तो बाइटियन को अपने एंसेस्टर बाई हुआंग की सारी यादें भी मिल जाती है कि कैसे उसके एंसेस्टर लू किंग के साथ प्यार किया करते थे और आखिर में उसे लू किंग ने उन्हें धोखा दिया था। और ये सारी बातें पता चलते ही बाइटियन की आंखें एक बार फिर से खुल गई थी और वो खुश होते हुए कहता ये तो एंसेस्टर बाई हुआंग की इनहेरिटेंस है, यानी वही गॉड लेवल की एलेक्सर एल्फ निर्वाणा पिल है। पर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई? क्या ये सब अनजाने में ही हो गया? अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब है फाइनली गॉड को मेरे ऊपर रहम आ ही गया। और उसी के साथ अब यहाँ पे बाइटियन को ये भी पता चल गया था कि रू किंग ने आखिर में कैसे बाई हुआंग को धोखा दिया था। और ये सब याद करके बाइटियन गुस्से से कहता है रू किंग तुम बस वेट करो, देखना मैं कैसे सूद समेत तुमसे अपने एंसेस्टर का बदला लेता हूँ। और इस तरह अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करते करते बाइटियन को काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका था, पर अभी तक भी वो अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाया था। जो देखकर चंद्रू सिक्स एल्डर से कहती है एल्डर मुझे नहीं लगता कि ये बाइटियन अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसपे वो एल्डर भी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब अगला जो कोई भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना चाहता है वो आगे आए। जिसपे चंद्रू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है एल्डर अब मैं आना चाहती हूँ। और ये कहकर चंद्रू एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है मैं जितना जल्दी हो सकेगा अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करूंगी और ऐसा करके मैं एक बार फिर से सबके सामने बाइटियन की बेइज्जती करूंगी और उसे बहुत ही बुरी तरह से परेशान करते हुए उसे उस दिन का बदला लेके रहूंगी जिस दिन उसने मेरे पैर को ठुकराया था। और ये कहकर वो जैसे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसका मतलब था कि बाइटियन ने फायर एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स भी एक एक करके ग्लो करने लगते हैं और देखते ही देखते वो सभी के सभी क्रिस्टल्स ग्लो करने लगे थे, जिसका मतलब था कि बाइटियन की अवेकनिंग पावर अपने पीक पे थी। और ये देखकर वहाँ पे उस एल्डर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी एक झटका लगता है, क्योंकि आज तक किसी भी डिसेबल ने अपनी पावर अवेकनिंग में पीक लेवल अचीव नहीं किया था। इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे बड़ा झटका तो चंद्रू और मोहन को लगता है, उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन जैसे कचरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वहीं वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है ये तो हेवन लेवल 5 टाइप मार्शल आर्ट्स है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के बाइटियन ने रियल में हेवन लेवल के फायर एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है। फायर एट्रीब्यूट वाली फायर मार्शल वेंस को तो पहले से ही टॉप मार्शल वेंस कहा जाता है और इस लड़के ने तो ना सिर्फ फायर एट्रीब्यूट की पावर को अवेकन किया है बल्कि उसी के साथ साथ ये अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर को हेवन लेवल तक भी ले गया है। इसके टैलेंट को देखते हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द ड्यूल एंड मेंशन को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं शनरू तो वहाँ पे बस गुस्से से यही कही जा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वहीं वहाँ पे खड़ी बाकी सभी लड़कियां तो बाइटियन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करते हुए उसे चेयर करने लगी थी। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में यस लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां बाइटियन ने अपने अंदर मौजूद अपने एंसेस्टर्स बाई हुआंग की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और उस पावर के एक्टिवेट होते ही बाइटियन ने अपनी मार्शल अवेकनिंग फायर एट्रीब्यूट की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि अवेकन होते ही हेवन लेवल पे पहुंच गई थी। और पिछले हजारों सालों में ऐसा करने वाला बाइटियन पहला कल्टिवेटर भी बन चुका था और यही बात वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ अचानक उस फॉर्मेशन का कलर चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वो सभी क्रिस्टल्स ब्लू हो गए थे, जो देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लेकिन वो सभी यहाँ पे इतना तो समझ चुके थे कि बाइटियन ने यहाँ पे अपने फायर एट्रीब्यूट के साथ साथ अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर को भी अवेकन कर लिया है। और बाइटियन को इस तरह से एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर बेचारे शनरू और मोहन की तो बोलती ही बंद हो गई थी और उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो दोनों जैसे कचरा समझ रहे थे, अब वही कचरा उन्हें अपनी पावर से हैरान कर रहा था। वहीं वो लड़कियां जो शुरू से ही बाइटियन को चेयर कर रही थी, बाइटियन को अपनी पावर अवेकन करते हुए देखकर उन सभी में एक नया जोश
आ गया था और वो सभी बस वहाँ पे बाइटियन के नाम के ही नारे लगाने लगी थी। वहीं जब उस सेल्डर को पता चलता है कि बाइटियन ने सेम फायर एट्रीब्यूट की तरह आइस एट्रीब्यूट के भी हेवन लेवल को अचीव कर लिया है, तो उनकी भी बाइटियन से नजर नहीं हट रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा अमेजिंग टैलेंट कभी नहीं देखा था। वहीं बैक माउंटेन्स पे खड़ी वो गार्ड लड़की भी बाइटियन को डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए देखकर अपनी मिस से कहती है, इस लड़के का टैलेंट तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके पास भी सेम आपकी तरह डुअल एट्रीब्यूट्स की पावर है। लेकिन वो लड़की अपनी गार्ड को कोई भी जवाब नहीं देती, वो तो बस वहाँ पे बाइटियन को घूरे जा रही थी और वो सोच रही थी कि आज वो जो फैसला लेने जा रही है वो ठीक भी है या नहीं। वहीं बाइटियन भी उस एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से बाहर आते हुए सिक्स एल्डर से कहता है, एल्डर मुझे लगता है मैं ही इस मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी का विनर हूँ, तो इसलिए आपको पहले ही मुझे वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल दे देनी चाहिए। वहीं वो एल्डर जो कि ऑलरेडी बाइटियन की परफॉर्मेंस देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, वो भी बाइटियन को वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल देने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन जैसे ही सिक्स एल्डर बाइटियन को वो पिल देने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हनफेंग नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। हनफेंग को अचानक वहाँ देखकर सभी डिसेबल्स उससे डरते हुए थोड़ा पीछे होने लगे थे और उसी के साथ वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि ये तो हनफेंग है जो कि लियू इन सिटी का नंबर 1 जीनियस है। लेकिन उसी के साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है और हनफेंग को वहाँ देखकर बाइटियन को उसी दिन की याद आती है जिस दिन हनफेंग ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसके मरीडियंस को इंजर्ड कर दिया था। और ये सब याद करके बाइटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हनफेंग आगे आकर सिक्स एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी इस जैसे कमजोर डिसेबल को वो वर्ड स्पिरिचुअल पिल देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी फाइट में बाइटियन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उस फाइट में उसकी कुछ मरीडियंस भी डैमेज हो गई थी। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतनी जल्दी अपनी डैमेज मरीडियंस को हील कैसे कर लिया। और सिर्फ हील ही क्या, कुछ दिनों पहले तक ये एक बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर हुआ करता था, तो आज अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसने एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन कर लिया। मुझे तो लग रहा है कि जरूर इसने यहाँ पे कोई चीटिंग की है। हनफेंग की ये बात सुनकर शेंद्रू और मोहन भी दोनों आगे आते हुए हनफेंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हनफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, भला इस जैसे एक कमजोर लड़का एक साथ दो एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन कैसे कर सकता है। लेकिन वहाँ पे खड़ी लड़की तो अभी भी बाइटियन को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन सभी ने अपनी आंखों से बाइटियन को अपनी पावर्स अवेकन करते हुए देखा था। लेकिन तभी हनफेंग सिक्स एल्डर से कहता है कि मैंने तो सू फैमिली के बारे में ये भी सुना है कि उनके पास एक ऐसा अल्केमी ट्रायर है जो कि किसी के भी सामने इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाइटियन ने यहाँ पे अपनी उसी फैमिली ट्रायर का यूज करके आप सभी के सामने अपनी मार्शल अवेकनिंग का इल्यूजन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे सभी लोगों को यही लग रहा है कि इस जैसे कमजोर लड़के ने एक साथ अपनी डुअल एट्रीब्यूट की पावर्स को अवेकन किया है। हनफेंग की ये बात सुनकर बाइटियन स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने सच में अपनी मार्शल पावर को अवेकन किया है। और ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ और हमारी इस फाइट से सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने सच में अपनी मार्शल पावर को अवेकन किया है या नहीं। और हनफेंग तो पहले से ही यही चाहता था, इसलिए उसने भी खुशी खुशी बाइटियन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। जो देखकर सिक्स एल्डर उन दोनों से कहते हैं, अब जब तुम दोनों ने फाइट करने का मन बना ही लिया है तो मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे एक बैटल ग्राउंड बना देता हूँ। और ये कहकर सिक्स एल्डर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक बैटल ग्राउंड बना देते हैं और उसी के साथ वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि जो भी डिसेबल इस बैटल ग्राउंड से बाहर गिर गया तो समझो वो ये फाइट हार जाएगा। सिक्स एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन और हनफेंग दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सीधे उस बैटल ग्राउंड के अंदर आ गए थे। और हनफेंग क्योंकि पहले ही बाइटियन को हरा चुका था तो इसलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे बाइटियन अभी भी पहले की तरह एक कमजोर कल्टीवेटर लग रहा था। और ये सारी बातें सोचकर हनफेंग बाइटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, पिछली बार तो फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। पर अगर तुम खुद को मुझसे बचाना चाहते हो तो अभी ही मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो, हो सकता है शायद मुझे तुम पे रहम आ जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन बाइटियन कोल्ड टोन में उससे कहता है कि अगर अब तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम ये फाइट चालू कर सकते हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर हनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने वहाँ पे अपनी अर्थ पावर का यूज करते हुए स्पिरिचुअल टेंटिकल से बाइटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो बाइटियन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है, जो कि आगे बढ़ते हुए जाकर हनफेंग के ऊपर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने भी यहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हनफेंग के स्पिरिचुअल टेंटिकल्स को जमा दिया था। और बाइटियन की इस पावर की वजह से हनफेंग के पांव भी वहीं पे जम गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने एक बार फिर से अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हनफेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो लगातार एक के बाद एक अपनी फायर पावर का यूज करते हुए हनफेंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक्स करने लगता है, जो देखकर तो बेचारी शेंड्रो और मोहन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं बाइटियन को सपोर्ट कर रहे डिसेबल्स भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और अब वो लोग यहाँ पे और भी ज्यादा जोश के साथ बाइटियन को चीयर करने लगते हैं। वहीं बाइटियन के इतने ज्यादा अटैक्स को झेलने की वजह से अब हनफेंग की हालत भी थोड़ी खराब हो गई थी। लेकिन उसी के साथ साथ अब उसे बाइटियन के ऊपर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी फुल पावर का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट एक बार फिर से बीच में आते हुए उसके अटैक को रोक देता है। और ये चांस पाकर बाइटियन ने भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए हनफेंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हनफेंग उड़ता हुआ वहाँ से पीछे जा गिरता है। और अब तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब
खराब हो चुकी थी, जो देखकर मोहन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इस जैसे कमजोर लड़के ने इतनी आसानी से हानफेंग को कैसे हरा दिया? क्या इसने वाकई डुअल मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन किया है? और से मोहन की तरह अब वहाँ पे बाकी सभी को भी यकीन हो गया था कि बाइटियान ने सचमुच डुअल मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन किया है। और ये सब देखकर तो अब वहाँ पे खड़ी हुई लड़कियों ने बाइटियान को प्रपोज करना शुरू कर दिया था, जो कि शेनरू को जलाने के लिए काफी था। तभी बाइटियान हानफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कहते हैं, हानफेंग तुम हार चुके हो। जिसपे हानफेंग गुस्से से उसे कहता है, नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और तुम जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर से तो कभी भी नहीं। और ये कहकर वो दोबारा खड़े होकर अपना पूरा दम लगाकर बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बाइटियान के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही बाइटियान ने अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार के दोबारा पीछे गिरा दिया था। और अब की बार हानफेंग भी दोबारा उठ नहीं पाता, जो देखकर बाइटियान उसके पास जाकर उसके फेस के ऊपर अपना पाव रखते हुए उससे सेम वही डायलॉग बोलता है, जो कि लास्ट टाइम हानफेंग ने उसे हराकर बोला था कि मेरी बात गौर से सुनना, तुम्हें जो पर्सन मार रहा है उसका नाम सू बाइटियान है, और अगर कभी तुम्हारा मुझसे बदला लेने का दिल करे तो तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। बाइटियान की ये बातें सुनकर हानफेंग को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर अभी वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो बाइटियान को कुछ कह पाए। जिसके बाद बाइटियान ने एक स्माइल के साथ उसे एक किक मार के बैटल ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, और मोहन और शेनरू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अभी भी किसी को शक है कि मैंने चीटिंग की है? अगर किसी को शक है तो वो अभी मुझसे फाइट करने के लिए बैटल ग्राउंड के अंदर आ सकता है। बाइटियान की ये बात सुनकर शेनरू और मोहन दोनों ने अपना अपना सर नीचे झुका लिया था, और ऊपर माउंटेन्स पे खड़ी हुई लड़की ये सब देखकर अपनी गार्ड स्पाइडर से कहती है, स्पाइडर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है, चलो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गई थी। वहीं अब दूसरी तरफ वो सिक्स एल्डर ने उस बैटल ग्राउंड को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो हंसते हुए बाइटियान के पास आते हुए उससे कहता है, आज से तुम मेरी लेनहू एकेडमी के डिसेबल हो, और ये वर्ड स्पिरिट पिल भी मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम वाकई इसे डिजर्व करते हो। और ये कहकर सिक्स एल्डर बाइटियान को वो वर्ड स्पिरिट पिल दे देते हैं, जिसे बाइटियान भी खुशी खुशी पकड़ लेता है। लेकिन वो उस वर्ड स्पिरिट पिल को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस पिल की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा लो है, और अगर मैं इसे सिस्टर बाई हुआंग की नजरों से देखूं तो ये पिल तो उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है, पर अभी मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसलिए कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है। और ये सोचकर बाइटियान उस वर्ड स्पिरिट पिल को अपने पास रख लेता है, और उसके लिए वो सिक्स एल्डर का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसपे सिक्स एल्डर उसे कहते हैं कि अब तुम मेरी लेनहू एकेडमी के डिसेबल हो, और क्योंकि तुम इस सेरेमनी के विनर हो तो अब तुम्हें ट्रेनिंग के लिए सुजाकू एकेडमी में भेजा जाएगा। जिसपे बाइटियान भी उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके एल्डर, मैं बहुत जल्द आपको सुजाकू एकेडमी में रिपोर्ट करूंगा। जिसपे सिक्स एल्डर भी स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओके ओके। उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से होता हुआ बाइटियान अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी बाइटियान वहाँ से जा ही रहा था कि तभी बाइटियान को वहाँ पे अपने अंदर से एक आवाज आती है, जो बाइटियान से कह रही थी, मास्टर अभी तो आप बहुत अच्छी मूड में लग रहे हैं। उस आवाज को सुनकर बाइटियान भी हैरान होकर इधर उधर देखते हुए कहता है, कौन बोल रहा है और तुम कहाँ पे हो, सामने क्यों नहीं आ रहे? और अभी बाइटियान ये कह ही रहा था कि तभी बाइटियान की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पिरिट बीस्ट का रूप ले लिया था। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां अचानक ही बाइटियान की बॉडी से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर आता है, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां बाइटियान थोड़ा चौंकते हुए उस स्पिरिट बीस्ट से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम, और तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे थे? जिसपे वो स्पिरिट बीस्ट बाइटियान को बताता है कि मैं वही एल्फ निर्वाणा पिल हूँ, जैसे तुम्हारे एंसेस्टर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और आखिर में उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करते हुए फाइनली मुझे रिफाइन कर ही लिया था। और मेरी अभी की बॉडी जो आप देख रहे हैं वो समय बीतने के साथ साथ खुद ही ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। और रही बात कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या कर रही थी, मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारी बॉडी के अंदर ही थी, और आज जब तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन किया तो मैं भी जाग गई। और स्पिरिट बीस्ट की ये सारी बातें सुनकर अब बाइटियान को भी समझ आ गया था कि कैसे उसे अपने एंसेस्टर बाई हुआंग की इनहेरिटेंस मिली थी। लेकिन बाइटियान यहाँ पे कुछ सोचते हुए उस स्पिरिट बीस्ट से पूछता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हारी एबिलिटी क्या है और तुम किस तरह के स्पिरिट बीस्ट हो? वो स्पिरिट बीस्ट जिसका नाम लिंगार था, वो बाइटियान को बताती है कि मेरी पहली एबिलिटी ये है कि मैं किसी भी स्पिरिट बीस्ट की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, और सेकंड मैं किसी भी टायर की पावर को बढ़ा सकती हूँ, पर अभी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ जोन लेवल तक के टायर्स की पावर को बढ़ा सकती हूँ। पर मास्टर आप फिक्र ना करें, एक बार जब मैंने अपनी सारी पावर्स को वापस पा लिया तो उसके बाद मैं आपके लिए लो लेवल के टायर्स को भी हाई लेवल टायर्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। जिसपे बाइटियान उससे सवाल करते हुए पूछता है, पर तुम ग्रो कैसे करोगी? जिसपे लिंगार बाइटियान से कहती है कि मैं एक एल्फ निर्वाणा पिल हूँ, इसलिए मैं एलेक्सिस और स्पिरिचुअल रूट्स को खाकर ही खुद को ग्रो कर सकती हूँ। और ये कहकर लिंगार बाइटियान से कहती है, मास्टर अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? जिसपे बाइटियान वही वुड स्पिरिट पिल बाहर निकालते हुए लिंगार को
खाने के लिए दे देता है, लेकिन लिंगार उस पिल को देखते हुए कहती है मास्टर ये पिल तो बहुत ज्यादा बेकार है, पर कोई बात नहीं, अभी मैं इसकी पावर को बढ़ा देती हूँ। और ये कहकर लिंगार ने वहाँ पे अपनी हेवनली पावर का यूज करते हुए उस वर्ड स्पिरिट पिल को अपग्रेड कर दिया था। और ये सब देखकर बाइटियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं लिंगार उस पिल को अपग्रेड करने के बाद मजे से खा जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे बाइटियन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ पे वही लड़की जिसका नाम रेंसी था वो अपनी गार्ड स्पाइडर के साथ बाइटियन के पास आती है। और वो बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है बाइटियन हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। जिसपे बाइटियन थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है रेंसी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे रेंसी उससे कहती है कि मैं बस यहाँ पे तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ। जिसपे बाइटियन उससे कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे यहाँ पे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आई हो। बाइटियन की ये बात सुनकर रेंसी को भी एक झटका लगता है, क्योंकि आज उसे बाइटियन बहुत ही ज्यादा बदला बदला लग रहा था। क्योंकि पहले वो जब भी रेंसी से मिलता था वो हर बार नर्वस हो जाया करता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंख मिलाते हुए बात कर रहा था। और यही बात रेंसी को हैरान कर रही थी। वही रेंसी बाइटियन को जवाब देते हुए उससे कहती है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। जिसपे बाइटियन उसकी सारी बात समझते हुए उससे कहता है ओ तो तुम मुझे आगे करके ये मैरिज तोड़वाना चाहती हो। ओके अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इसके बदले में मेरे लिए क्या करोगी। बाइटियन की ये बात सुनकर रेंसी अपनी गार्ड के पास जाकर उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज लेने लगती है। और ये सब देखकर बाइटियन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अभी मेरा और लिंगार का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है और हम दोनों को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी बाइटियन यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी रेंसी दोबारा उसके पास आकर उसे 3 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स और 3 लाख गोल्डन कॉइंस देते हुए कहती है कि अभी मेरे पास बस इतने ही रिसोर्सेज थे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तुम मेरा काम कर दोगे मैं बचे हुए कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी तुम तक पहुंचा दूंगी। जिसपे बाइटियन वहाँ से जाते हुए उसे कहता है ओके ओके ठीक है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हारी सिटी में आऊंगा और उसके बाद तुमने वहाँ पे जो भी नाटक करना हुआ कर लेना, मैं तुम्हारा उसमें पूरा पूरा साथ दूंगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रेंसी उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहती है कि तुम इस बीट को अपने पास रख लो, इससे हमें कॉन्टेक्ट करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हमें सू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइटियन बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। और तभी बाइटियन की सिस्टर उसके पास आकर पूछती है बाइटियन तुम्हारी मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी कैसी रही। जिसपे बाइटियन भी एक्साइटेड होते हुए अपनी सिस्टर को बताता है कि आज मैंने मार्शल अवेकनिंग सेरेमनी में डुअल एट्रीब्यूट्स की पावर को अवेकन किया है। बाइटियन की ये बात सुनकर उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो उसे कांग्रेट्स कहते हुए उसकी तारीफ करने लगी थी। और उन दोनों के पिता ने भी वहाँ पे आते हुए ये सारी बात सुन ली थी, इसलिए वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और वो बाइटियन के पास आकर उसे अपने एट्रीब्यूट्स की पावर दिखाने के लिए कहते हैं। अपने फादर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए उन्हें अपने फादर को दिखा देता है। और जब बाइटियन के पिता उसके एट्रीब्यूट्स की पावर को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स तो अपने हेवन लेवल तक पहुंच गए हैं। और उसी के साथ वो बाइटियन की तारीफ करते हुए कहते हैं बाइटियन मेरे बच्चे मुझे तुम पे बहुत ज्यादा फख्र है, आज तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं न जाने पिछले कितने सालों से इसी लम्हे का वेट कर रहा था। चलो आओ अब हम लोग रूम में बैठकर बात करते हैं। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों अपनी आज की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। पर तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन सीरियस होते हुए अपने फादर से पूछता है फादर आपने मुझसे कहा था कि जब मैं अपने एट्रीब्यूट्स की पावर को अवेकन कर लूंगा तब आप मुझे मेरी माँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। जिसपे बाइटियन के फादर भी सैड होकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बाइटियन को बताते हैं कि ये लोग तो तुम जानते ही होगे कि तुम्हारी मदर का नाम याओ ली था और वो मेडिसन वैली के मास्टर की सबसे छोटी बेटी थी। और जब तुम 3 साल के थे याओगू सिटी के लोग अचानक ही हमारी लेनहू सिटी के अंदर आ गए और वो जबरदस्ती तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें वहाँ पे अपनी ग्रीन फ्लेम का यूज करते हुए रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए मैं अकेला उन सभी का सामना नहीं कर पाया। और उसी हादसे में तुम्हारी सिस्टर भी इंजर्ड हुई थी, जिसकी वजह से वो आज तक कल्टीवेट नहीं कर पाई। इवन उस हादसे में तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी मेरे पिता भी मारे गए थे और वो लोग उनकी ग्रीन फ्लेम को भी अपने साथ ले गए थे। और उस हादसे के बाद हमारी सू फैमिली जो कि लेनहू सिटी की नंबर 1 फैमिली हुआ करती थी उसके हालात भी धीरे धीरे खराब होने लगे और हमारी फैमिली एक एक करके बाकी सभी फैमिली से हारने लगी। और उस सब की वजह से ही हमारी सू फैमिली की हालत ऐसी हो गई है। वहीं अपनी माँ की कहानी सुनकर बाइटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से अपने पिता से कहता है फादर मैं याओगू क्लैन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी मदर को बचाकर वापस लाऊंगा और मेडिसन वैली जिन्होंने ये सब करवाया था उन्हें भी मैं नहीं छोड़ने वाला। जिसपे बाइटियन के पिता उसे शांत करवाते हुए कहते हैं अभी तुम्हें इतना ज्यादा जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो तुमने बस अपनी मार्शल आर्ट्स पावर को अवेकन किया है और मेडिसन वैली कितनी ज्यादा खतरनाक है ये तो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। इसलिए अभी बस तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो और अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। और अगर तुम एक बार ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम में पहुंच गए तो तुम्हारे स्पार्क एकेडमी में जाने के रास्ते भी खुल जाएंगे। और अगर तुम एक बार स्पार्क एकेडमी के अंदर इंटर कर गए तो हमारी सू फैमिली को एक नई होप मिल जाएगी। अपने फादर की ये बात सुनकर बाइटियन उनसे पूछता है फैमिली कंपटीशन को कितना टाइम रहता है। जिसपे बाइटियन के पिता उसे बताते हैं कि 3 महीने। ये सुनकर बाइटियन अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहता है फादर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन में हमारी सू फैमिली ही जीतेगी। जिसपे बाइटियन के पिता उसे एक बार फिर से रोकते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अभी तुम इस सब के बारे में ना सोचो और बस अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। अपने फादर की ये बात सुनकर बाइटियन भी चुप हो गया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पे बाइटियन अपने रूम में बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था और कल्टीवेट करते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि हमारे एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट में वॉरियर्स के काफी सारे लेवल्स हैं जिन्हें काफी सारे हिस्सों में बांटा गया है और उनमें सबसे पहले आते हैं वॉरियर्स और वॉरियर्स के बाद मार्शल आर्ट मास्टर्स और उसके बाद ग्रेट मार्शल मास्टर्स, फिर वू लिंग वू जोंग, फिर एम्परर वू और फिर सबसे आखिर में सबसे ज्यादा पावरफुल रियलम है गॉड ऑफ वार, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी उस रियलम को अचीव नहीं कर पाया और इनमें से हर एक लेवल को अचीव करने के लिए हमें अपनी मरीडियंस को ओपन करना होता है। लेकिन मार्शल आर्ट रियलम के बाद हर एक रियलम 6 स्टार छोटे रियलम्स में डिवाइड हो जाता है और अभी ये मेरी बॉडी वॉरियर रियलम के 3rd लेवल पे है, जिसकी वजह से मैं एसेस्टर बाई हुआ के टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ग्रेट मार्शल आर्ट रियलम तक पहुंचना होगा, पर उस सबसे भी ज्यादा जरूरी है मेरी फाउंडेशन, क्योंकि अगर मुझे एक बार फिर से टॉप तक जाना है तो उसके लिए मुझे अपनी फाउंडेशन बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि बिना सुप्रीम फाउंडेशन के मैं कभी भी टॉप तक नहीं जा पाऊंगा। और ये सोचकर बाइटियन रेंजी से मिले हुए उन्हीं लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो लिंगार को भी बाहर बुलाते हुए कहता है, लिंगार इन स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को बढ़ाने के लिए मेरी मदद करो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार ने भी बाहर आकर अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को बढ़ा दिया था। लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से लिंगार काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए वो कमजोर होकर नीचे गिरने ही वाली थी, पर बाइटियन ने टाइम रहते ही उसे पकड़ लिया था और उसके बाद बाइटियन उसे खुश होते हुए उसे एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन भी खाने के लिए दे देता है, जिसे लिंगार भी खाते हुए खुश होकर वापस बाइटियन की बॉडी के अंदर चली गई थी। और उसके बाद बाइटियन भी वहाँ पे उन स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए दोबारा कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की सारी पावर बाइटियन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसकी वजह से न सिर्फ बाइटियन की कल्टीवेशन बढ़ रही थी बल्कि उसी के साथ साथ उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एनर्जी की वजह से बाइटियन की बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और ये सब देखकर बाइटियन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि मेरे पास डुअल एट्रीब्यूट्स की पावर है तो अब मुझे नॉर्मल कल्टीवेटर से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जहाँ बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर्स एक मटेरियल को ओपन करके ही नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, वहीं मुझे उनके मुकाबले नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 मटेरियल्स को ओपन करना होगा। पर मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने से 2 गुना ज्यादा रियल वाले कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन ने उन दोनों स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था और पूरी रात कल्टीवेट करने की वजह से बाइटियन यहाँ पे थोड़ा थक भी गया था। लेकिन वो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की पावर को रिफाइन करने के बाद काफी ज्यादा खुश भी था, क्योंकि उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को रिफाइन करते हुए बाइटियन ने अपनी काफी सारी मार्शल आर्ट वेन्स को ओपन कर लिया था और उसी के साथ साथ अब उसके हर एक मसल में भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही थी। और अभी बाइटियन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने पिता के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि गुस्से से क्या जी से कह रहे थे कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से कभी भी शादी नहीं करेगी। और ये सारी बातें सुनकर बाइटियन भी भागकर अपने फैमिली मेंशन की तरफ जाने लगता है। वहीं हमें सू फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन फैमिली का हेड और उसका बेटा दोनों बाइटियन की सिस्टर के लिए प्रपोजल लेकर आए हुए थे। और क्योंकि सू फैमिली ने किन फैमिली से काफी ज्यादा कर्जा ले रखा था, इसलिए किन फैमिली का हेड जबरदस्ती बाइटियन की सिस्टर की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता था। और इसलिए वो बाइटियन के फादर को लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ हो गई तो मैं तुम्हारी सू फैमिली का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और उसी के साथ अगर तुमने मेरे साथ हाथ मिला लिया तो तुम्हारी सू फैमिली भी मेरी किन फैमिली की तरह लैनवू सिटी की बड़ी बड़ी फैमिलीज में शुमार होने लगेगी। लेकिन किन फैमिली के हेड का बेटा इतना ज्यादा भद्दा था कि बाइटियन की सिस्टर तो उसे देखकर ही घबरा गई थी। और अपनी बेटी को घबराते हुए देखकर मास्टर सू भी मास्टर किन से गुस्से से कहते हैं कि मैंने तुमसे जो 5 लाख कोइंस का उधार लिया था मैं वो तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगा, और रही बात तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन की तो तुम्हें उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर सू की ये बात सुनकर मास्टर किन गुस्से से उसे कहता है, एक बार और अच्छी तरह से मेरे इस प्रपोजल के बारे में सोच लो, क्योंकि मेरी किन फैमिली की मदद के बगैर तुम कभी भी इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी सू फैमिली को लैनवू सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। किनजी की ये सारी बातें सुनकर अब मास्टर सू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो बहुत गुस्से से किनजी से कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खोकर तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूं। मास्टर सू की ये बात सुनकर किनजी गुस्से से कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली के लिए आखिरी मौका था जिसे तुमने गुस्से में गवा दिया। अब अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी करने के लिए भीख भी मांगे तो फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, और अब देखना मैं तुम्हारी सू फैमिली का क्या हाल करता हूँ। और अभी किनजी ये सब कह ही रहा था कि तभी बाइटियन वहाँ पे आते हुए गुस्से से उससे कहता है, तुम्हें भोगने के लिए सिर्फ हमारी फैमिली मिलती है जो तुम बार बार मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर किनजी गुस्से से उसे कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पर अब तुम लोग देखना मैं कैसे तुम लोगों को तुम्हारी सू फैमिली की औकात दिखाता हूँ। जिसपे बाइटियन एक बार फिर से किनजी का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करता है, जो देखकर किनजी का बेटा भी बीच में आते हुए बाइटियन से कहता है, लड़के जल्दी से मेरे फादर के पांव में गिरकर उनसे माफी मांगो वरना ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। जिसपे बाइटियन एक बार फिर से उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अभी तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग हमें अपने पैरों में गिरा सको, और वैसे भी तुम्हारे जैसे कुत्तों का यही हाल है कि तुम लोगों के साथ ऐसे ही बात की जाए। अब बाइटियन की ये बात सुनकर किनजी का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को शांत करते हुए मास्टर सू से कहता है, देखना एक दिन तुम्हारे बेटे का ये गरूर ही तुम्हारी फैमिली को ले डूबेगा। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि अगर अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। बाइटियन की ये बात सुनकर किनजी के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो बाइटियन से कुछ कह पाते उससे पहले ही बाइटियन ने अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए उस
उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारकर अपने घर से बाहर फेंक देता है और बाइटियन की से किक में किन्जी का बेटा वहीं पे ढेर हो गया था और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर किन्जी अचानक ही पीछे से बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर मास्टर सू ने बीच में आते हुए न सिर्फ उसके अटैक को रोक दिया था बल्कि मास्टर सू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे भी पीछे धकेल दिया था, जो देखकर किन्जी उन्हें धमकी देते हुए चुपचाप वहाँ से अपने बेटे के साथ चला गया था। और उनके वहाँ से जाते ही बाइटियन अपने पिता से पूछता है, फादर आखिर आपने किन फैमिली से 5 लाख गोल्डन कॉइन्स का कर्जा कब लिया? पर बाइटियन के पिता बहुत ज्यादा सैड हो चुके थे, इसलिए वो बाइटियन को कुछ भी नहीं बताते, जो देखकर बाइटियन की सिस्टर उसे बताती है कि ये सब असल में हन फैमिली की वजह से हो रहा है। कुछ टाइम पहले हन फैमिली ने हमसे कुछ एलेक्सस खरीदे थे, लेकिन जब हमने अपने एलेक्सस हन फैमिली में भेजे तो उन्होंने हमारे एलेक्सस को नकली बताते हुए हमारे ऊपर 5 लाख गोल्डन कॉइन्स का जुर्माना कर दिया और हमें 3 महीनों का टाइम दिया कि अगर हमने 3 महीनों में उनके 5 लाख गोल्डन कॉइन्स का जुर्माना न अदा किया तो वो लोग हमारी सू फैमिली की सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे और इसी जुर्माने को चुकाने के लिए हमें किन फैमिली से उधार लेना पड़ा, जिसका अब किन फैमिली गलत फायदा उठा रही है। अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर बाइटियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि आप लोग फिक्र न करें, बहुत जल्द इन सभी से मैं अपनी सू फैमिली के साथ किए हुए एक जुर्म का बदला लूंगा। और ये कहकर बाइटियन गुस्से से एक बार फिर से कल्टीवेट करने के लिए चला गया था और अपनी फैमिली की अभी की कंडीशन देखकर बाइटियन भी समझ गया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे जल्द से जल्द पावरफुल होना होगा, वरना लेनहू सिटी की बड़ी बड़ी फैमिलीज उसकी सू फैमिली को नहीं छोड़ेंगी। और इसलिए अब बाइटियन अपनी प्रैक्टिस के लिए एक झरने के पास आता है, जहाँ पे वो पानी के प्रेशर के नीचे अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करते हुए प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश के बावजूद भी बाइटियन बार बार इसमें नाकाम हुए जा रहा था और इसी बीच बाइटियन को एहसास होता है कि वो गुस्से में क्या गलती करने जा रहा था। और ये एहसास होते ही बाइटियन वहीं पे रुकते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जल्दबाजी में से कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो वो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स की एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, इसलिए मुझे धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। उसके बाद इसी तरह बाइटियन वहाँ पे दिन रात बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते ना सिर्फ उसने अपनी मेरिडियंस को ओपन कर लिया था बल्कि उसी के साथ साथ उसकी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और अब बाइटियन अपने सिर्फ एक ही पंच में किसी बड़े से बड़े स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो देखकर बाइटियन भी अब अपनी बॉडी की इस पावर से कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो गया था। जिसके बाद वो खुद से कहता है कि अब ट्रेनिंग बहुत हो गई, अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। और ये कहकर बाइटियन वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसका सामना कुछ अल्केमी कल्टीवेटर्स के साथ होता है और उनमें से एक ओल्ड मैन के गले में पहनी हुई कोर को देखकर बाइटियन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खास और रेयर कोर है, जिससे मेरिडियंस को अनलॉक करने वाली पिल को रिफाइन किया जाता है। अगर ये कोर मुझे मिल जाती तो मैं अपनी सिस्टर की मार्शल आर्ट पावर को दोबारा रीअवेकन कर सकता था। और यही सब सोचते हुए बाइटियन धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वही ओल्ड मैन बाइटियन को रोकते हुए उससे पूछता है, लिटिल फ्रेंड तुम देखने से यहीं आसपास के ही लग रहे हो। जिसपे बाइटियन भी हमें अपना सारे हिलाते हुए उस ओल्ड मैन से कहता है कि हाँ मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। जिसपे वो ओल्ड मैन बाइटियन से पूछता है, क्या तुम हुलैंड माउंटेन के बारे में कुछ जानते हो कि वो कहाँ पे है? जिसपे बाइटियन एक बार फिर से हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन उससे अगला सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम जानते हो कि जेड जिनसिंग हुलैंड माउंटेन्स में कहाँ पे पाई जाती है? जिसपे बाइटियन उनसे कहता है, तो तुम लोग ब्लड जिनसिंग को ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम में से किसी की जान खतरे में है। और ये कहकर बाइटियन उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, और हो ना हो उस ब्लड जिनसिंग की जरूरत आपको ही होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने उस ब्लड जिनसिंग को लिया तो उसके बाद भी आप 30 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। बाइटियन की यह बात सुनकर उस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक ही वहाँ पे अपना ओरल रिलीज करते हुए बाइटियन के ऊपर अटैक करने लगी थी। लेकिन बाइटियन भी यहाँ पे इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए बाइटियन अपने सिर्फ एक ही पंच से उस लड़के को पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वो जैसे ही दोबारा बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो ओल्ड मैन उसे डांटते हुए वहीं पे रोक देता है। ये देखकर वो लड़की थोड़ा गुस्से से अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर ये लड़का आपके मरने के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसे सबक सिखाना जरूरी है। जिसपे वो ओल्ड मैन एक फेक स्माइल करते हुए अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इवन वो जेड ब्लड जिनसिंग भी मुझे नहीं बचा सकती। जिसपे वो लड़की अपने ग्रैंडफादर से कहती है, नहीं ग्रैंडफादर, प्रेसिडेंट एडी ने मुझसे खुद कहा था कि अगर हमें ब्लड जिनसिंग मिल गई तो आप बच जाएंगे। जिसपे वो ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि वो ब्लड जिनसिंग मुझे बचा नहीं सकती, वो बस मेरी लाइफ को ही कुछ दिनों तक बढ़ा सकती है और उस ब्लड जिनसिंग को रिफाइन करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट ईदी खुद भी इसमें 2 बार नाकाम हो चुके हैं। और ये कहकर वो ओल्ड मैन बाइटियन से पूछता है, लिटिल फ्रेंड क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं? तुम आखिर इतने ज्यादा श्योर कैसे हो कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं? जिसपे बाइटियन उस ओल्ड मैन से कहता है, मुझे लगता है बुढ़ापे की वजह से आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं? बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड तुम्हारी आई साइट तो वाकई काफी ज्यादा शार्प है, तुमने इतनी जल्दी मेरी बीमारी के बारे में जान लिया, मैं वाकई तुम्हारी नॉलेज से बहुत ज्यादा एडमायर हूँ। और ये कहते हुए वो ओल्ड मैन वहाँ पे बाइटियन को ग्रीट करता है और ये देखकर वो लड़की भी जल्दी से बाइटियन से पूछती है, तो अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर की बीमारी के बारे में अच्छे से जानते हो तो तुम जरूर उसका इलाज भी जानते होगे। जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ एलेक्सस को ही रिफाइन करके तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा सकता हूँ और मैं यहाँ पे उन सभी एलेक्सस को बिना फर्निश के यहीं पे रिफाइन कर सकता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहता है, बिना फर्निश के एलेक्सस को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इवन ऐसे तो हमारे प्रेसिडेंट ईदी भी नहीं कर सकते। जिस
जिसपे बाइटियन उससे कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम और ज्यादा जी कर करना क्या चाहते हो? तुम तो ऑलरेडी न जाने कितने 100 सालों तक जी चुके हो, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मौत को मुंह लगा लेना चाहिए? बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन सैड होते हुए कहता है, भला इस वर्ल्ड में खुद से कौन मरना चाहेगा, और मेरे जैसे एक मोटल तो कभी भी नहीं। भले ही मैंने काफी लंबी जिंदगी गुजार ली है, लेकिन ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं और ज्यादा जी कर इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपने आने वाले फैमिली डिसेंडेंट्स को भी देखना चाहता हूँ। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर वो लड़की भी सैड होते हुए बाइटियन से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसपे बाइटियन भी उससे कहता है ओके, स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुझे बस मेडिसिन मटेरियल्स की जरूरत होगी, और अगर तुम्हारे पास वो मेडिसिन मटेरियल्स मौजूद हैं तो मैं उस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर सकता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन भी खुश होते हुए कहता है, क्या तुम भी एक अल्केमिस्ट हो? जिसपे बाइटियन उससे कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल रिकवरी पिल से भी सिर्फ तुम्हारे 10% ही बचने के चांसेस हैं, और अगर हम लोग इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारी लाइफ 10% और ज्यादा बढ़ जाएगी। बाइटियन की ये बात सुनकर उस ओल्ड मैन के साथ साथ उस लड़की को भी एक झटका लगता है, और उन्हें तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियन जो कह रहा है वो सब सच है। वहीं ये सब सोचकर वो ओल्ड मैन कुछ मेडिसिन मटेरियल्स को बाहर निकालकर उसे बाइटियन को देते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड, अगर तुमने वाकई उस स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन कर लिया तो मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जिसपे बाइटियन भी उनसे कहता है, पर उस एलेक्जर को रिफाइन करने से पहले मेरी भी 2 शर्तें हैं। और ये कहकर बाइटियन उस ओल्ड मैन से कहता है, मेरी पहली कंडीशन ये है कि मुझे तुम्हारे गले में पहनी हुई ये कोट चाहिए। बाइटियन की ये शर्त सुनकर ओल्ड मैन उससे कहता है, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको ये कोट देने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर उस ओल्ड मैन ने उस कोट को अपने गले से निकालकर उसे बाइटियन को दे दिया था, जिसे बाइटियन भी खुशी खुशी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके बाद वो उन्हें अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहता है, अगर इन मेडिसिन मटेरियल से एक से ज्यादा स्पिरिचुअल रिकवरी पिल्स रिफाइन हुई तो वो सभी मेरी होंगी। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन चौंकते हुए कहता है कि उस एक ही स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन करना इम्पॉसिबल है, और आप एक साथ 2 पिल्स को रिफाइन करने की बात कर रहे हो। जिसपे बाइटियन उस ओल्ड मैन से कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा पर्सन ऐसा नहीं कर सकता तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उसे एक बार फिर से ग्रीट करते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। जो सुनकर बाइटियन उस लड़की से कहता है, तुम 1 स्टार अल्केमी लेवल तक पहुंच गई हो, जिसका मतलब है कि अब तक तुमने फ्लेम को समन करना सीख लिया होगा। जिसपे वो लड़की बाइटियन को बताती है कि जो कोई भी पर्सन अल्केमी पावर्स के साथ पैदा होता है उसकी फायर पावर शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं रियल फायर को भी समन कर सकती हूँ। जिसपे बाइटियन उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब इस पिल को पूरी तरह से रिफाइन करने में तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।